भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शब खून नहीं मार सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। नाज़रीन मोहतरम, आज हम अपने मुल्क अजीज़ के इस तारीखी पहलू से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसका इल्म हर पाकिस्तानी और बिलखुसूस हर नौजवान को होना चाहिए। ये बात हर शक्ल शोबे से बालातर है कि भारत पाकिस्तान का अजीज दुश्मन है, और ये भी एक जिंदा हकीकत है कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान इंडियन कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने फरमाया था कि क़यामत तो आ सकती है मगर हिंदू कभी भी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। गोया ये बात तय है कि पाकिस्तान दुश्मनी हिंदू ज़हनियत की गिरोहों में रवा दवा है, जिसके ख़त्म होने का ख्वाब देखना एक खुद फरेबी से ज़्यादा कुछ नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी अवाम को ये इल्म भी होना चाहिए कि भारत के अलावा भी पाकिस्तान का एक असली दुश्मन दुनिया में मौजूद है, और इसका नाम है इसराइल, जो कि पाकिस्तान का नजरियाती दुश्मन है। और इन दोनों का रूहानी बाप अमेरिका भी पाकिस्तान दुश्मनी में किसी से ढका छुपा नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आलमी सियासत का बगौर जायज़ा लिया जाए तो ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के एटमी असासाजात आलम कुफ़ार के लिए एक कांटा है, और पाकिस्तान के एटमी असासाजात हमेशा इनकी आंखों में एक कांटे की तरह चुभते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुफ़ार की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान के एटमी असासाजात को ख़त्म कर दें और या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाए, जिससे पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया से मिट जाए, और इसी तरह ये आलम इस्लाम को भी पूरी दुनिया से ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि पाकिस्तान का नुकसान आलम इस्लाम का नुकसान है, और पाकिस्तान के एटमी हथियार दरअसल आलम इस्लाम के लिए एटमी हथियार का काम करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कुफ़ार हमेशा से ये चाले चलते रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि कुफ़ार भी चाले चलते हैं और अल्लाह ताला भी चाल चलता है, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वालों में से है। नाज़रीन मोहतरम, माजी में किसी को इस बात का इदराक भी नहीं था कि पाकिस्तान भी ऐसे ममालिक में अपना नाम लिखवाने में कामयाब हो पाएगा जो कि एटमी ताकत रखते हैं। दुनिया में सिर्फ 9 ही ऐसे ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, और पाकिस्तान इनमें से एक है। पाकिस्तान के एटमी प्रोजेक्ट की बुनियाद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी थी, और इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखने की पादाश में इनको अमेरिका से काफी ज्यादा धमकियां भी मौसूल हो रही थी, जिसमें से अमेरिकी सदर की तरफ से भुट्टो को यह भी कहा गया था कि तुम निशाने इबरत बना दिए जाओगे। लेकिन भुट्टो फिर भी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का काम जारी और सारी रखा। जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कायम किया, जिसको ये टारगेट दिया गया कि उन्होंने 4 साल में ये काम मुकम्मल करना है। लेकिन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जिसको मुनीर अहमद खान हेड कर रहे थे, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में नाकाम हो गया था, क्योंकि ये इदारा फिसाइल मटीरियल बनाने में नाकाम हो चुका था, और फिसाइल मटीरियल वो मटीरियल होता है जो कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करता है। लिहाजा इसी वजह से जुल्फकार अली भुट्टो ने 1974 में अब्दुल कदीर खान को यूरोप से बुलवा लिया, और कोहूटा में फिसाइल मटीरियल बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया। फिसाइल मटीरियल बनाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को सस्टेन करना फिसाइल मटीरियल के बगैर बिल्कुल नामुमकिन था। कोहूटा प्रोजेक्ट को एजीएन काजी, गुलाम इसहाक खान और आगा शाही देखते थे, जो कि भुट्टो को डायरेक्टली रिपोर्ट भी करते थे। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान शायद एटमी कुव्वत कभी भी ना बनता और ना ही कभी एटमी कुव्वत हासिल करने के बारे में सोचता, लेकिन ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि पाकिस्तान के लिए एटमी ताकत हासिल करना नागुज़ीर हो चुका था। इंडिया ने 1965 में न्यूक्लियर बॉम्ब पर काम करना शुरू कर दिया था, और इस मौका के बाद पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था कि वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाए, क्योंकि पाकिस्तान कन्वेंशनल हथियारों और फौज की तादाद में पहले से ही भारत से पीछे था। पाकिस्तान ने पहले ये कोशिश की कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म्स रेज ना हो और इस रीजन को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन रखा जाए, और इन्हीं वजूहात की वजह से पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत सी ऑफर्स भी की, लेकिन इंडिया ने ये सारी ऑफर्स ठुकरा दी। इसलिए भुट्टो चाहते थे कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट बने। 1965 में भुट्टो ने अपनी एक तकरीर में फरमाया था कि अगर इंडिया बम बना लेता है तो हम घास और पत्ते हजारों साल तक खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे, मगर बम जरूर बनाएंगे। क्रिश्चियंस के पास बम है, ज्यूज के पास भी बम है, अब हिंदू भी बम बना रहे हैं, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं। लिहाजा 1969 में यूके के साथ एक मुआहदा तय पाया, और यूके ने न्यूक्लियर फ्यूल रीप्रोसेसिंग प्लांट फराहम करने की हामी भर ली। पाकिस्तान को इस प्रोसेस के लिए चाहिए था यूरेनियम। तलाश करने पर पता चला कि यूरेनियम वतन की मिट्टी में ही बसता है। डेरा गाजी खान में यूरेनियम के डिपॉजिट्स मिले, लिहाजा वहाँ से यूरेनियम को निकाल लिया गया। 1970 में इसकी कंसंट्रेशन का काम शुरू कर दिया गया, और ये काम यूं ही जारी और सारी रहा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, 1971 में एक ऐसा सानिया पेश आया जो कि कोई भी पाकिस्तानी चाहते हुए भी नहीं बुला सकता। 1971 में पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त हुई और बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें ना तो अमेरिका और ना ही चीन ने कोई ज़्यादा बढ़ चढ़ कर
कर पाकिस्तान की मदद की। भुट्टो ने सोचा कि अगर यूं ही चलता रहा तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह जाएगा और पहले से ही इंडिया का न्यूक्लियर प्लांट भुट्टो की नींदें हराम कर चुका था। इसलिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाना अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पर एक बहुत अहम मालूमात का जानना ज़रूरी है कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि पहले एटम बम की तैयारी के लिए प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, उसमें एक पाकिस्तानी साइंसदान भी शामिल था और उस साइंटिस्ट का नाम था रियाजुद्दीन सिद्दीकी। 1972 में भुट्टो ने कहा था जो काम रियाजुद्दीन ने अमेरिका के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट में किया वो हम पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी कर सकते हैं अपने लिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर ये बात भी जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था और ये वही साइंटिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से नोबेल इनाम भी हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ट्रांसफर फिजिक्स ग्रुप बनाया, जिस ग्रुप ने फास्ट न्यूट्रॉन कैलकुलेशन, रिलेटिविटी, कम्प्लेक्स हाइड्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स पर काम किया था और ये टीपीजी ग्रुप की कोशिशों की वजह से ही था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन पाया था। नाज़रीन मोहतरम, 1974 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया था और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हाईली एनरिच यूरेनियम के फसाइल मटेरियल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद भी की थी। 1983 में पाकिस्तान में पहली बार सब क्रिटिकल टेस्टिंग एक वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस पर की गई थी और इस वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस के साथ साथ 24 कोल्ड टेस्ट भी किए गए थे। कोल्ड टेस्ट का मतलब ये है कि बॉम्ब में फसाइल मटेरियल और वर्किंग मटेरियल तो था मगर इसमें यील्ड ना थी। 1987 में टैक्टिकल बॉम्ब पर काम शुरू कर दिया गया और ये ऐसे बॉम्ब थे जिनको एयरफोर्स के जहाज भी कैरी कर सकते थे। इस सब काम में यूरेनियम की एनरिचमेंट का प्रोसेस सबसे मुश्किल तरीन था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गैस सेंट्रीफ्यूज पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया में इससे पहले कभी भी ऐसा काम नहीं हुआ था और ना ही दुनिया गैस सेंट्रीफ्यूज पर काम करने के लिए रजामंद थी। लिहाजा एक साइंटिस्ट ने तो ये तक लिख दिया था कि आज तक गैस सेंट्रीफ्यूज पर काम नहीं हुआ और ना ही इससे कोई वेपन बनाया गया, ये कभी भी काम नहीं कर पाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी मेहनत जारी रखी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी कामयाबी से भी नवाजा और वो गैस सेंट्रीफ्यूज से ही बॉम्ब बनाने में कामयाब हो गए। लिहाजा इन्हीं काविशों को देखते हुए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को फादर ऑफ यूरेनियम का खिताब भी दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की काविशों को पाकिस्तानी अवाम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और इनके एहसानात को पाकिस्तानी अवाम हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ पर पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनने का सफर जारी रखा हुआ था, वहीं पर दुश्मन नासिर की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जा रही थी। अमेरिका, इंडिया और इसराइल की तरफ से ऐसे मंसूबे बनाए जा रहे थे जिससे वो पाकिस्तान का एटमी प्लांट तबाह करना चाहते थे। 1981 में इसराइल पहले ही इस तरह का मंसूबा इराक में कर चुका था और इराक के एटमी प्लांट की तबाही की एक मिसाल भी कायम कर चुका था। लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने का मंसूबा बना लिया। इसराइली तैयारों को एक स्क्वाड्रन गुजरात के जूनागढ़ की एक एयरबेस पर कोहटा की तबाही का मंसूबा लेकर इकट्ठा हुआ। भारत के फौजी जर्नैलों ने इन्हें ये सब कुछ करने से रोका, लेकिन भारतीय वजीर आज़म इंदिरा गांधी की मासूमाना ख्वाहिश और इसराइल जुनून के आगे इनकी एक न चल सकी। लिहाजा इन्होंने मंसूबा बनाया कि पहले पाकिस्तानी मुसाफिर तैयारी को निशाना बनाया जाए, जो चंद दिन बाद सुबह के वक्त बहराइन से गुजरना था और फिर ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान में दाखिल हुआ जाए, जिससे पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर को ये मालूम हो कि बहुत बड़ा जहाज पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहा है और इसके फौरन बाद कोहटा के एटमी प्लांट को तबाह किया जाए और फिर रीफिलिंग के लिए जम्मू और कश्मीर जाया जाए ताकि वापसी का ईंधन मुमकिन हो सके। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल ये भयानक साजिश बना चुका था मगर वो इस बात से बेखबर था कि पाकिस्तान बिलाखिर इराक नहीं है और यहाँ पर रातों को अपनी आंखें खुली रखने वाली दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI मौजूद है। लिहाजा जो हमला सुबह 4 बजे होना था उसकी इतला सदर ज़ियाउल हक को रात 12 बजे तक पहुँच गई थी। ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि इस हमले को कभी भी रोका नहीं जाएगा बल्कि इसको नाकाम बनाना मकसूद है। लिहाजा उन्होंने एयरफोर्स के 3 दस्ते तैयार किए। पहले दस्ते को ये काम सौंपा गया कि वो इसराइली तैयारे को मार गिराए ताकि पाकिस्तान को जवाबी हमले का जवाब भी मिल सके। दूसरे दस्ते की ये जिम्मेदारी लगाई गई कि वो भारत के एटमी प्लांट को तबाह कर दे, जबकि तीसरे दस्ते को ये अजीम काम सौंपा गया कि वो इसराइल के एटमी प्लांट की ईंट से ईंट बजा दें। लेकिन इसमें एक रुकावट ये थी कि इसराइल के सफर के लिए पाकिस्तानी तैयारों को रीफिलिंग की सहूलत मिलना नहायत मुश्किल थी। लिहाजा ये एक फिदाई मिशन था। यहाँ पर 4 जाननिसारों की जरूरत थी मगर 10 मुजाहिदीन बजिद थे कि नवाज उनको सौंपा जाए। बात यहाँ तक बढ़ गई कि इन 4 पायलट्स का इंतखाब करने के लिए कुरानदाजी करवाना पड़ी। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी तहरीक एक ऐसा सुनहरी मोड़ है जिसको किताबों में शामिल किया जाना चाहिए और
अगर इस मौका को देखते हुए ज़िया-उल-हक को खराज तहसीन पेश ना किया जाए तो ये करीना इंसाफ ना होगा, जिनके अज़्म जहाद और जंगी हिकमत अमली ने इस साजिश का रुख मोड़ कर रख दिया था। नाज़रीन मोहतरम, अब पाकिस्तानी फौजी जवान हमले के मुंतज़िर थे और इनको इस बात का यकीन था कि जल्दी आलम इस्लाम की दो बड़ी दुश्मन कुव्वतें एटमी कुव्वत से महरूम होने वाली हैं। लेकिन बदकिस्मती से अमेरिकन सैटेलाइट ने पाकिस्तानी जहाज़ों की आमदरफ्त को देख लिया था, लिहाजा उन्होंने भारत और इसराइल को खबरदार कर दिया था कि वो इस खुदकुशी से बाज रहे। ये दोनों ममालिक के मुंह पर बरसने वाला एक ऐसा जूता था जिसने इन दोनों ममालिक का मुंह पूरी दुनिया में काला करके रख दिया था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं कि चोर चोरी से तो जाता है लेकिन सीना चोरी से नहीं जाता। 1990 में भी ऐसे इंकशाफात हुए कि जिससे ये पता चलता है कि भारत, अमेरिका और इसराइल ने फिर से पाकिस्तान के एटमी प्लांट को तबाह करने की साजिश बनाई थी। लेकिन इस मौका पर भारत को एक ऐसा पैगाम दिया गया था और अमेरिकन सैटेलाइट ने एक बार फिर से पाकिस्तानी जहाज़ों को उड़ता देखकर इस साजिश से पसपाई इख्तियार कर ली थी। नाज़रीन मोहतरम, अब्दुल कदीर खान को अगवा करने की भी कोशिशें जारी रहीं, लेकिन दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बाल भी बेकार नहीं होने दिया था। नाज़रीन मोहतरम, फिर आता है 1998। अप्रैल 1998 में पाकिस्तान ने खुशाब रिएक्टर प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था, जिससे पूरी दुनिया को यह पैगाम पहुंचा था कि पाकिस्तान अपने बलबूते पर ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर बना चुका है। फिर आता है मई 1998। इस वक्त भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी और अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान में 5 न्यूक्लियर धमाके कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए धमाके करने का रास्ता बहुत आसान हो चुका था। लेकिन फिर भी अमेरिकन सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उनकी वफादारी खरीदने की कोशिश की। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तानी अवाम का नवाज शरीफ पर बहुत ज़्यादा दबाव था। इस मौका पर नवाज शरीफ ने तमाम ओहदेदारान की मीटिंग तलब की और इस मीटिंग में मजीद निज़ामी मरहूम ने कहा था कि मियाँ साहब, अगर आपने धमाके ना किए तो अवाम आपका धमाका कर देगी। और फिर आया 28 मई 1998 का दिन। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर यके बाद दीगरे 5 एटमी धमाके कर दिए और चागी के पहाड़ों को एटमी धमाकों की आवाज़ से लरजा दिया और पूरी कौम ने नारा तकबीर लगा दिया। इन 5 धमाकों का नाम चागी 1, चागी 2, चागी 3, चागी 4 और चागी 5 रखा गया। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा पुरमसरत मौका था जो कि तमाम आलम कुफर के मुंह पर एक तमाचा था और इस मौके ने पूरे पाकिस्तानी अवाम का सर फखर से बुलंद कर दिया था। नाज़रीन मोहतरम, वो दिन है और आज का दिन है कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देखना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि अगर पाकिस्तान से पंगा लिया गया तो उसका नुकसान बहुत खतरनाक हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि आज दुश्मन पाकिस्तानी फौज ISI को निशाना बनाता है और पाकिस्तानी अवाम को इन दोनों के खिलाफ भड़का भी रहा है। लेकिन दुश्मन को शायद ये अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम ये जानती है कि पाक फौज और ISI ने हमेशा पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम किया है और हम वो हमेशा पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए ही काम करते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपको 28 मई 1998 यानी कि यौम तकबीर का दिन और आप इस दिन को कैसे मनाते हैं, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। अगर आप पाकिस्तानी फौज और ISI के गुमनाम हीरोज के मद्दा हैं तो कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। पाकिस्तान एटमी कुव्वत कैसे बना, आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर करिएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि तमाम लोग ये जान सकें कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत कैसे बन सका। नाज़रीन मोहतरम, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदोना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।